बात आधी आबादी का योगदान क्या है नीतियों में भारत की। तो हम जब बात करेंगे तो आज़ादी के पहले हम देख रहे हैं कि जब भारत गुलाम था ब्रिटिश काल में और स्थितियां दूसरी थी, तो मेरी नज़र जाती है 1920 के दशक में। देश आज़ादी के लिए छटपटा रहा था। गांधी अपने राजनीति के शिखर पे थे और गांधी दक्षिण अफ्रीका से आके असहयोग आंदोलन को छेड़ दिया था। 5 साल बीत गए थे गांधी को भारत में आए हुए, और गांधी एक नया प्रयोग कर रहे थे। वो प्रयोग था सत्य अहिंसा के मार्ग से भारत की आज़ादी को लाना। गांधी इसमें एक नया चेहरा का प्रयोग कर रहे थे। वो आधी आबादी का चेहरा था, वो औरतों का चेहरा था। अब समझना ये जरूरी है कि उस जमाने में औरतों के लिए घर से निकलना कितना मुश्किल रहा होगा। पर्दा प्रथा थी, घरेलू हिंसा थी, शिक्षा दूर था, फिर भी हजारों औरतें सड़कों पर उतर आई। वो दौर, वो जज्बा, वो करिश्मा गांधी का था। और जब बात 1920 की हम कर रहे थे तो हमको याद आ रही थी सरोजिनी नायडू। ये नाम आपने सुना होगा। कवित्री थी, राजनीतिक थी। 1925 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, और उस जमाने में जब औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष बनी। उसी के साथ एक नाम और याद आ रहा है मुझे, विजय लक्ष्मी पंडित, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी, दुनिया की पहली महिला बनी। सोचिए, आज़ादी से पहले भारतीय महिलाएं दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपना आवाज़ बुलंद कर रही थी। उसमें एक नाम है विजय लक्ष्मी पंडित, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली दुनिया की पहली महिला थी। ये अभिनव प्रयोग कौन कर रहा था? गांधी। और गांधी कब कर रहे थे? 1920 में। आज़ादी आज़ादी मिलने में अभी आपको 1947 का वक्त लग गया। वो 27 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ सवाल और गहरा है। स्वतंत्रता आंदोलन ने महिलाओं को सिर्फ इसलिए आगे बढ़ाया गया क्योंकि उसकी ज़रूरत थी, या उनके अधिकारों की वास्तविक पहचान थी? इतिहासकार इस पे पहल बहस कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। मैं गांधी की नज़र से और एक समाजशास्त्री विश्लेषक की वजह से, समाजशास्त्र विषय का विद्यार्थी होने के नाते मैं वहाँ से देख रहा हूँ। गांधी जी ने महिलाओं को सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने रस्सियाँ बनवाई, झंडे सिलवाए, जलूस में खड़ा किया, लेकिन जब सत्ता की बात आई तो लोग कहते हैं कि वो सत्ता नहीं मिल पाई। हम संविधान सभा की संरचना को देख सकते हैं। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिसमें सिर्फ 15 महिलाएं थी। 15 यानी 5% भी नहीं। ये वही संविधान सभा थी जिसमें हमारे लोकतंत्र की नींव रखी, और उस नींव में महिलाओं का योगदान सिर्फ 5% था। हाँ, उन 15 महिलाओं ने कमाल कर दिया, जिसमें सुचेता कृपलानी थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, हंसा मेहता थी। इन महिलाओं ने संविधान में समानता के पक्ष में जोरदार दलीलें दी। इन्हीं की वजह से हम अनुच्छेद 15(3) मिला, जो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की इजाज़त देता है। लेकिन सवाल सिर्फ अनुच्छेद 15 नहीं है। इसका जवाब है कि हम उस दौर की सामाजिक संरचना में मिलता है। महिलाओं के पास वोट था, लेकिन चुनाव लड़ने का संसाधन नहीं थे। पैसा नहीं था, शिक्षा नहीं थी, राजनीति पार्टियां टिकट नहीं देती थी। यानी कानून ने अधिकार दे दिया, लेकिन समाज ने उन्हें देने की इजाज़त नहीं दी। अब थोड़ा संविधान की भाषा में बात करके देखते हैं कि ये थोड़ी सूखी है।
हमारे संविधान ने महिलाओं को राजनीतिक समानता देने के लिए चार प्रमुख स्तंभ खड़े किए। पहला स्तंभ 19 अनुच्छेद 14 जो ये कहता है कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला। हम दूसरी बात जब देखते हैं अनुच्छेद को, तो अनुच्छेद 15 एक कहता है कि सिर्फ लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब हम देखते हैं अनुच्छेद 15(3) तो इसमें सबसे खास बात है जो कहती है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं, यानी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। हम देखते हैं अनुच्छेद 325 को और 26 को जो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार देता है, मतलब यह भारतीय नागरिक चाहे वो पुरुष हो या महिला, किसी अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हो, न पढ़ा हो, अनपढ़ हो, वोट डालने का अधिकार देता है। हम देखते हैं कि ये क्या काफ़ी है सिर्फ महिलाओं को अधिकार संसद तक पहुंचाने में, लेकिन इन 75 सालों के इतिहास गवाह है कि ये बात कुछ हजम नहीं होती। ये इतिहास गवाह है कि इस पे अमल ज़्यादा नहीं हुआ। आज़ादी के बाद 4 दशकों में लोकसभा में महिलाओं की संख्या कभी 10% के पार नहीं गई। राज्य विधानसभाओं में हालात और बदतर थे, यानी कानून ने रास्ता तो बना दिया, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाली औरतें क्यों नहीं थी? हमें मिलता है 1992 में। 1992 में जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन जमीनी क्रांति का विमर्श, 1992 में भारतीय राजनीति की टर्निंग पॉइंट था। संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पास किया। ये संशोधन स्थानीय स्वशासन से जुड़े थे, पंचायत और नगर पालिकाएं थी। ये संशोधन ने 3 बड़े काम किए। पहला, उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, यानी पंचायतें अब सरकार का हिस्सा बनेंगी। दूसरा, इन्होंने हर 3 स्तरों पर चुनाव अनिवार्य कर दिया, गांव, ब्लॉक और जिला। और तीसरा सबसे अहम है, इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी, यानी हर पंचायत के लिए 1/3 सीट महिलाओं के लिए जरूरी थी। और सिर्फ सीट ही नहीं, सरपंच और अध्यक्ष के पद पर भी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। अब इस फैसले ने पूरे देश में हलचल मचा दी। आज के आंकड़े देखिए, भारत में 14 लाख से ज़्यादा निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। वे दुनिया में कहीं भी नहीं हैं। यूरोप हो, अमेरिका हो या एशिया के दूसरे देश, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं स्थानीय राजनीति में नहीं हैं। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों ने तो आरक्षण की सीमा 50% कर दी, यानी 50% की भागीदारी वाली महिलाएं, 50% इनमें आरक्षण ही कर दिया गया। यहाँ सिर्फ ये विमर्श शुरू होता है कि क्या इस ग्रास रूट डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन कहते हैं, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र क्रांति, जिसका कहना है कि इस कानून को उन महिलाओं को राजनीति में ला दिया जिनके लिए पंचायत की दहलीज लांघना भी मुश्किल था। लेकिन कुछ कहते हैं सिर्फ संख्या की क्रांति हो सकती है। क्या महिलाएं आई, उनके पास असली सत्ता है? सरपंच पति का विमर्श, प्रतिनिधित्व बनाम वास्तविकता, ये शुरुआत में होता है। और इस बहस की पूरी एक थीम अगर हम कह सकते हैं तो सरपंच पति है। एक गांव है, चुनाव हुआ, महिला सरपंच चुनी गई, नाम मुन्नी देवी मान लीजिए है, लेकिन जब पंचायत में बैठती हैं तो सामने से फैसला लेने वाले मुन्ना देवी के पति हैं होते हैं या ससुर होते हैं। सरकार के दफ्तरों के फाइलों पर साइन करती है मुन्नी देवी, लेकिन फाइलों में क्या लिखा जाता है यह तय करते हैं उनके पति, उनके ससुर या कोई। बाहर से देखने पर मुन्नी देवी सरपंच हैं, लेकिन असल सत्ता में किसी और के हाथ में है। ये सरपंच पति की समस्या है, ये प्रॉक्सी लीडरशिप है, ये कठपुतली नेता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये शुरुआती दशक है। उस घूंघट से की आड़ से यहाँ तक आने के लिए ये जरूरी भी था और ये स्वाभाविक भी है। कई अध्ययन बताते हैं कि महिला प्रतिनिधियों का एक बड़ा हिस्सा इस समस्या से जूझ रहा है। वो चुनाव तो जीत जाती हैं, लेकिन सत्ता उनके पास नहीं आती। घर में पुरुष सदस्य, पति, ससुर, देवर या चाहे जो हो। अब यहाँ एक और गहरा सवाल उठता है, क्या सिर्फ व्यक्तिगत कमजोरी है या हमारी सामाजिक व्यवस्था की निशानी है?
राजनीतिक समाजशास्त्री कहते हैं ये संरचनात्मक लैंगिक असमानता का नतीजा है। महिलाओं को सदियों से घर में कैद रखा गया, उन्हें बोलना सिखाया नहीं गया, उन्हें फैसला लेना नहीं सिखाया गया। लेकिन फिर अचानक एक कानून उन्हें सरपंच बना देता है तो कैसे फैसले लेंगी? उनके पास वो कौशल कहाँ से आएगा? यह समस्या सिर्फ कानून की नहीं है, समस्या समाज की है, शिक्षा की है, परवरिश की है, हमारी परंपरा से उपजा हुआ ये सवाल है। इसके अलावा और भी बाधाएं हैं। राजनीति में पैसे का बोलबाला है। चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपया चाहिए। एक गरीब औरत से ये पैसा कहाँ से आएगी? फिर उसके पास ये बाहुबल का दबदबा कहाँ से होगा? गुंडे, हथियार, डर, ये सब महिलाओं को राजनीति से दूर करने के हथियार हैं। लेकिन ये सिर्फ एक नकारात्मक पक्ष है। महिलाओं के आने के से कुछ बदला भी। हम यहाँ एक अध्ययन करते हैं और देखते हैं जब नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अस्थर डुप्लो और उनके सहयोगियों ने भारत में एक बड़ा शोध किया और उन्होंने उन पंचायतों को देखा जहां महिला प्रधान थी और उन पंचायतों का जहां पुरुष प्रधान थे। फिर उन्होंने तुलना की और दोनों तरह की पंचायतों का विकास की प्राथमिकता क्या है। नतीजे चौंकाने वाले थे। महिला प्रधान वाली पंचायतों में लोगों ने उन मुद्दों को ज़्यादा उठाया जो सीधे तौर पर जीवन से जुड़े थे। पानी, पीने का पानी, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, पोषण और महिला सुरक्षा। पुरुष प्रधान वाली पंचायतों में सड़क, बिजली, बाजार, व्यापार के मुद्दे ऊपर थे। इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं सड़क, बिजली नहीं नहीं चाहती, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। एक माँ जानती है कि पानी के लिए 4 किलोमीटर चलना क्या होता है। एक बेटी जानती है कि स्कूल दूर हो तो पढ़ाई छूट जाती है। एक माँ और बेटी सरपंच बनती है तो उसके मुद्दे उसकी प्राथमिकता बन जाते हैं। यानी महिला प्रतिनिधित्व सिर्फ संख्यात्मक वृद्धि नहीं है, वे नीतियों में बदलाव है, वो शासन के एजेंडे को बदलना है। एक और शोध बताता है जिन जिलों में महिलाएं प्रधान ज़्यादा रहीं वहाँ बाल मृत्यु दर कम हुई, स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है, टीकाकरण की दर बेहतर हुई है। असल नतीजा बदलाव है, धीमा है लेकिन है। अब एक नई बहस हम आते हैं 1923 पर। 19 सितंबर 1923 में संसद में नारी शक्ति का बंधन अधिनियम पारित होता है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। SC ST के लिए आरक्षित सीटों में भी 1/3 सीटें महिला के लिए होगी। ये कानून उन महिलाओं के लिए एक बड़ी जीत है जो दशकों से ये मांग कर रही हैं। 1996 में पहली बार बिल संसद में आया, तब लेके 1923 से 19 के ये बिल 27 साल तक अटका रहा। इतने साल क्यों लग गए? ये राजनीतिक दल इस बिल के खिलाफ थे। उनका कहना था आरक्षण सिर्फ ऊपरी तबके की महिलाओं का फायदा होगा, पिछड़ी जातियों, दलितों की महिलाएं पीछे रह जाएंगी। इसलिए उनकी मांग के पहले जाति जनगणना कराओ, फिर OBC के लिए अलग से आरक्षण दो, फिर ये बिल पास करो। दूसरे दलों का कहना था कि ये महिलाओं का अधिकार का सवाल है, जाति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। बहस चलता रहा, 27 साल बीत गए। 2023 में एक नए संसद भवन में ये बिल पास हुआ सर्वसम्मति से। लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई है। कानून तो पास हो गया लेकिन लागू होने का अभी समय है। जनगणना होगी, परसीमन होगा, फिर चुनाव होंगे। शायद 1929 में चुनाव में लागू हो। सवाल बाकी हैं, क्या सिर्फ सीटें आरक्षित कर देने से महिला संसद में असरदार होंगी? क्या वहाँ भी सरपंच पति जैसी समस्या नहीं आएगी? शिक्षा और अनुभव होगा, संसद चलने के लिए जरूरी है। लेकिन खैर, ये वक्त की बात है। 73वें संशोधन ने 33% आरक्षण दिया, लेकिन सरपंच पति की समस्या देखी। ये अलग बात है। आज भी लोकसभा चुनाव में कुल उम्मीदवारों में महिलाओं की सिर्फ 10 से 12% है। यानी कानून में 33% आरक्षण की बात कही, लेकिन पार्टियों ने महिलाओं को टिकट नहीं दिया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम इस समस्या का हल है, लेकिन इसे लागू होने पर पार्टियां खुद पहल कर सकती हैं। महिलाओं का नेतृत्व अलग होता है, ये अच्छी बात है। डुप्लो ने अध्ययन में साबित कर दिया कि महिलाएं जब सत्ता में आती हैं तो उनकी प्राथमिकता अलग होती है। वे जीवन की बुनियादी समस्याओं को समझती हैं। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सड़क, बिजली नहीं है, लोगों की जिंदगी को बेहतर करना है। चौथी सीख है, सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, पूरे समाज का मुद्दा है। और इस लंबे सफर के बाद 14 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, संसद में 33% आरक्षण का कानून, पंचायतों में 50% आरक्षण देने वाला राज्य, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
दूसरी तरफ मंच पर जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के मुताबिक राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत 146वें देश में 127वें स्थान पे है। हमारी संसद में महिलाओं की संख्या 15% से कम है। पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान हमसे आगे हैं। तो सवाल आगे है कि राजनीतिक दलों में बदलना होगा, समाज को बदलना होगा, शिक्षा और प्रशिक्षण देना होगा। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, इनको आगे आना होगा। और इस सवाल के साथ मैं यही कहूँगा कि हमारी संसद की महिलाएं 15% से भी कम क्यों हैं? हमारी विधानसभाओं में यह संख्या 10% के आसपास भी आज क्यों घूम रही है? सवाल ये बड़ा है कि बदलाव की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, राजनीतिक दल की, समाज की या हम सब की? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, इसका हल आप देखिए। धन्यवाद। भारतीय राजनीति में महिलाएं, इतिहास, विमर्श और निष्कर्ष। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में महिलाओं का योगदान क्या था और आज वो वोटर से लेके लीडर तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां हर 5 साल पे चुनाव होते हैं। करोड़ों लोग वोट डालते हैं, लेकिन कभी गौर किया है कि जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, जो बजट पास करते हैं, उसमें औरतों की भागीदारी कितनी है? माने हमारी आधी आबादी कितनी उसमें संलग्न है? हम आज बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति में, इन आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास में, इन 75 सालों के इतिहास में, वोटर से लेके लीडर तक के बनने के सफर में, भारतीय राजनीति में और भारतीय राजनीति में औरतें नीतियों में, कानून में और बजट में कितनी हैं, इसकी बात हम करेंगे। बात करेंगे कि क्या लोकतंत्र तब तक पूरा हो सकता है जब तक उसमें आधी आबादी की आवाज भी न हो। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह एक बहस है, एक विमर्श है और इस विमर्श की जड़ें बहुत गहरी हैं और उसी पे हम आज बात करेंगे।